retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a तो अपने एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले ये वीडियो अगर तुम्हें गलती से पसंद आ जाती है तो इस वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि तुम्हें कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेनो को। जेनो अपने पास ही के डीमन से लड़ रहा था कि तभी वो इस डीमन को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फेंक देता है और डीमन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इस पॉइंट पर जो जेनो है वो एकदम से ग्रैंड प्रिंस की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो ग्रैंड प्रिंस से कहता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर सन गोकू को दूर ले जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मुझे इनका इरादा लग रहा है ये अकुमो को रिवाइव करने का सोच रहे हैं। कि तभी जालमा एकदम से अपनी पूरी स्पीड के साथ वहाँ पर आ जाता है। वो एकदम से जो डीमन पास में था उसके ऊपर अटैक करता है और वो ग्रैंड प्री से कहता है, हो सके तो लेजेंडरी सेन को यहाँ से दूर लेकर जाओ, क्योंकि अगर लेजेंडरी सेन गलती से भी इनके हाथ लगा तो फिर ये अकुमो को ईजिली रिवाइव कर सकते हैं। और सही बात तुम्हारे वाइफ की, तो फिर तुम्हारी वाइफ को रिवाइव करना ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो हो सके तो लेजेंडरी सेन को दूर लेकर जाओ। इस पॉइंट पर जो ब्लैक डीमन है वो इनकी सारी बातें सुन लेता है और वो इस पॉइंट पर रियलाइज़ करता है कि अगर उन्होंने गलती से भी गोकू को कहीं और शिफ्ट कर दिया तो ये इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। पर फिर वो एकदम से रियलाइज़ करता है कि उन्हें एक लेजेंडरी सेन की ज़रूरत है। अगर गोकू ना भी हो, कोई और लेजेंडरी सेन हो तो फिर भी चल जाएगा, बस लॉर्ड अकुमो थोड़ा सा वीक होगा इस पॉइंट पर। तो फिर वो एकदम से पूरी स्पीड के साथ यूनिवर्स 6 की तरफ निकल लेता है। इस पॉइंट पर जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एकदम से बारडॉक के ऊपर अटैक कर देते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बारडॉक को 2 पंचेस के अंदर पूरी तरीके से नॉकडाउन कर देते हैं, क्योंकि जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो एक अलग ही लेवल पर है और जो बारडॉक है उसने अभी अभी डिवाइन की को अचीव करा है। इस वजह से उसे डिवाइन की का इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम से गोकू को लेकर एक पोर्टल के अंदर चले जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, तो मुझे लगता है मेरे जाने के बाद वो लोग जेनोसामा और जालमा को सील कर देंगे, पर हम लोग इस चीज़ से इजीली डील कर सकते हैं। जैसे ये पोर्टल के दूसरे साइड जाते हैं वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट की हालत एकदम से ख़राब हो जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने ऐसा टेलीपोर्ट किया है जो ना जाने कितने रेम्स को पार करके होता है। और बस यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू ही टेलीपोर्ट नहीं हुए, टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स थे जैसे कि हिट, चिरेन, टोपो, डिस्पो, ये सारे ही वॉरियर्स इनके साथ यहाँ पर पहुँच गए थे। मतलब हुआ ऐसा कि ग्रैंड प्रीस्ट ने हर किसी को यहाँ पर टेलीपोर्ट पहले ही कर दिया था, क्योंकि उन्हें इसके बारे में आइडिया था कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर एक जगह है जहाँ पर वो सारे स्ट्रॉन्ग मॉडल्स को टेलीपोर्ट करेंगे। यहाँ पर कलीफ्ला और केल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर कलीफ्ला और केल होती तो फिर यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बन जाती डीमंस के लिए। फिर डीमंस को यहाँ पर आना ही पड़ता, पर अब डीमंस दूसरी जगह पर बिजी रहेंगे। इस पॉइंट पर यहाँ पर जो सारे ही कैरेक्टर्स है वो ये अज्यूम करते हैं कि फ्रीज़ा भी यहाँ पर होना चाहिए था, बट फ्रीज़ा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ग्रैंड प्रिंस इसकी वजह बताते हैं। वो बताते हैं कि जब किसी का ध्यान था ही नहीं और सबको प्रॉपरली टेलीपोर्ट नहीं किया गया था, उससे पहले बारडॉक पोर्टल से ठीक से बाहर आए उससे पहले उसने एक अटैक किया था और वो अटैक फ्रीज़ा को चीरते हुए निकल गया। इस वजह से फ्रीज़ा टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के ऊपर मरा पड़ा है। इस पॉइंट पर हिट कहता है कि हमें बैटलफील्ड में चलना चाहिए, जिससे कि हम जेनोसामा और जालमा इन दोनों की हेल्प कर सके। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ हमें जाना चाहिए, पर अभी हम लोग उतने स्ट्रांग है नहीं जितना कि मेरी कैलकुलेशन कहती है। इस पॉइंट पे जो ग्रैंड प्रीस्ट है वो कहते हैं कि मल्टीवर्स के जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग थे लाइक एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स, उन सभी को पूरी तरीके से अब उन लोगों ने सील कर दिया होगा। बाय द वे डिस्ट्रॉयर्स का सील हो ये काफ़ी कम चांस है,
क्योंकि वो डिस्ट्रॉय को जान से ही मार देंगे। पर हाँ, एंजल्स को सील किया गया है और ग्रैंड प्रीस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जेनो को मारा नहीं जा सकता, जाल्मा को मारा नहीं जा सकता। इस वजह से उन्हें भी सील ही किया गया है। तो फिर अगर उन्हें यहाँ पर इन सारी चीज़ों से डील करनी है तो पहले खुद स्ट्रांग होना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेनो को। जेनो इस पॉइंट पर कहता है, तो अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो, मेरे कंपैरिजन में तुम लोग काफ़ी ज़्यादा वीक हो, पहले भी थे अभी भी हो। इस पॉइंट पर जो जेनो का अपोनेंट है वो यहाँ पर कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ये लाइन कहनी पड़ेगी, क्योंकि तुम तो ओमनी बीइंग हो ना, सॉरी तुम तो ओमनी किंग हो ना, तुम तो इजीली मुझे हरा सकते हो। तो फिर ये लाइंस कहने का क्या रीज़न है? एक बार अपना हाथ उठाओ, जैसा कि तुमने मेरे यूनिवर्स को इरेज करते समय किया था। अपना हाथ उठाओ और इरेज कर दो मुझे। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया कि तुम मुझे अभी इरेज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ओमनी किंग का कैंडिडेट, यानी कि जो ओमनी किंग बनना चाहता है और जो ओमनी किंग है, ये दोनों ओमनी किंग पोजीशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। इस पॉइंट पर इन दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी। इस पॉइंट पर जेनो का ओपोनेंट कहता है, वाह, तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? कोई चांस ही नहीं है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इवन तो अब मैं तुम्हें जब फील करूँगा इटर्निटी के लिए, तब तुम काफ़ी बुरा रहोगे और कहोगे कि आखिर ये मैंने कौन सी गलती कर दी। देखो, अब मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगा। कि तभी यहाँ पर जो जालमा है वो अपने ओपोनेंट को सीधा जेनो के ओपोनेंट की तरफ फेंक देता है। ये दोनों ही आपस में टकरा जाते हैं। इस पॉइंट पर जो जालमा का ओपोनेंट है वो कहता है, हम इनके सामने वीक तो बिल्कुल भी नहीं हैं, बस हमें माइंड लगाना चाहिए। देखा जाए तो फिर हम तीनों मिलकर अगर किसी एक पर अटैक करके उसे पहले सील करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा।